जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए यूपीएससी क्विक रिवीजन एक कोर्स लेकर के आ रहा है, जिसमें मैं आपसे पॉलिटी जो खास तौर पर जीएस के पोर्शन है उस पर मैं आपसे चर्चा के बिंदु बनाने का प्रयास करूंगा। जी हां, आपने सही सुना, मैं चर्चा के बिंदु बनाने का प्रयास करूंगा, जिसमें जीएस के लगभग सभी पोर्शनों पर मैं क्विक रिवीजन आपका करवाने का प्रयास करूंगा, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में इकोलॉजी एनवायरनमेंट आ जाएगा आपका, और साइंस एंड टेक, ये आपका मैं मिस्टर कुमार रिवाइज करवाने का प्रयास करूंगा। और डेली बेसिस पर आपको इसकी एक क्लास मिलेगी, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 2 से 3 घंटे के आसपास की होगी। प्यारे बच्चे, कई स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया कि सर, जो हम तैयारी कर रहे हैं यह सब आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, तो आप इसका थोड़ा बेसिकली ध्यान रखें। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बताना चाहता, यह क्लास एक ओरिएंट क्लास है, जिसमें इस बैच की शुरुआत मॉडर्न हिस्ट्री से करने का प्रयास किया जाएगा। आज की क्लासेस में आपको एक ओरिएंट क्लास है, जिसके माध्यम से यह बताने का मैं प्रयास करूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ताकि आप कम समय में अधिक आउटपुट निकाल सकें। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको वाकिफ है, एजुकेशन बायर आपके लिए निःशुल्क में दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज भी चला रहा है। जनवरी से करंट अफेयर की क्लास भी आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी। इन सब के अलावा और मैंने आज से ही स्टार्ट कर दिया है आपका क्विक रिवीजन। प्यारे बच्चे, अगर आप देखें कि मॉडर्न हिस्ट्री से मैं इसको स्टार्ट करूंगा, और मैं आपको बताना चाहता कि सर, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कहां से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए, इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। आपके पास में अगर इसकी एनसीईआरटी है, बिपिन चंद्रा जो आती है, अगर आपके पास में एनसीईआरटी है, बस आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। अगर इसके एडवांस को पाते हैं तो स्पेक्ट्रम अगर आपके पास में है तो वो एडवांस पे हो जाएगी, और उससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं आपको विभिन्न प्रकार की कहानियां बताने का प्रयास करूंगा, और मॉडर्न हिस्ट्री को जितना हो सकेगा इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। स्टूडेंट्स, मॉडर्न हिस्ट्री एक बड़ा ही वास्ट और कॉम्प्लिकेटेड एक आप देखोगे सब्जेक्ट है। हिस्ट्री अपने आप में, जिसमें आपको एंसेंट हिस्ट्री पढ़नी होती है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी होती है और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी होती है। तो आप देख रहे हैं कि कितना एक लंबा ठीक ठाक पोर्शन इसका हो जाता है, कितना बड़ा पोर्शन हो जाता है। इसलिए क्योंकि समय अब कम है, आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए। यह मैं आपकी ही डिमांड पर, क्योंकि मैंने निःशुल्क में उन बिगिनर एस्पिरेंट्स को एडवांस तक लाने के लिए और उसके साथ साथ उनको उनकी अचीवमेंट में जितना हो सके सपोर्ट करने के लिए मैं तत्पर हूं, और ये पैगाम लेकर के मैं इस YouTube के माध्यम से आपकी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया है। स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स के
कमेंट्स मैंने पढ़े तो थोड़ा मुझे लगा कि नहीं, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो प्यारे बच्चे, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता, इस क्लासेस के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली क्लास मिलेगी, कंटिन्यूअसली, और ये 2 से ढाई घंटे की क्लास, 3 घंटे के आसपास की क्लास आपकी होगी। इसमें सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत आधुनिक भारत से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो कमर कस लीजिएगा, चीज़ें स्टार्ट है और पहली क्लास आपके सामने उपस्थित है। अगर जो भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं, इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर ये पीडीएफ अपलोड करा दी जाएगी जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगा। बच्चे कहते हैं कि सर आप हमें मेंस का क्वेश्चन भी दें। प्यारे बच्चे, मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, जरा समझना, तो उस समय आपको मेंस का क्वेश्चन लिखना तो चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि याद रखना कभी भी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी, ये ध्यान रखना, अलग अलग नहीं हो सकती, ये दोनों एक साथ ही होती है। अगर आप मेंस के लिए पढ़ते हैं तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि मेंस में आपको एक कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है टॉपिक के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में, और अन्य सब्जेक्ट को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। जैसे अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो वहां से हिस्ट्री को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ज्योग्राफी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, आपको इस क्लासेस के माध्यम से मेंस का क्वेश्चन भी अब डेली बेसिस पर मिलेगा। आप ट्राई करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। मैं कई ऐसे ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको दूंगा तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। इट्स क्लियर है नो? चलिए, तो समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं, चीज़ों को प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चित्र आपको दिख रहा है, मतलब कि भारत का मैप आपको यहाँ पर दिख रहा है। यह है 18वीं शताब्दी का भारत, ठीक है, ये आपको यहाँ पर चीज़ें ऑब्जर्व हो रही हैं, ठीक है। तो ये इंडियन मैप है, आप इसको समझें। ये आप देखोगे, ये उस समय का भारत है जब 18वीं शताब्दी थी, जब भारत पाकिस्तान बांग्लादेशों में विभाजित नहीं था, सब कुछ एक ही था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान इसका उस समय भाग ही हुआ करता था। इट्स क्लियर है नो? और इधर आप देखोगे बांग्लादेश इसका एक भाग ही हुआ करता था। तो ये प्यारा भारत था उस समय का हमारा, ठीक है, ठीक ठाक विस्तृत क्षेत्र था, आप इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। इट्स क्लियर है नो? इन सब के अलावा अगर मैं आपको और मैप दिखा दूं, देखिए मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में आपको, हिस्ट्री के साथ साथ मैं आपका जो मैप का पोर्शन है, ये याद रखना, जो मैपिंग है ये मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगा। मैं आपको इस बात का भी आश्वासन दिलाता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखोगे जो हिस्ट्री है इसको आप मैप के माध्यम से समझें, मैप के अनुकूल समझें। जैसा कि आप जब हड़प्पन सभ्यता को पढ़ते हैं तो हड़प्पन सभ्यता को पढ़ने के पश्चात जब उसका एंड होता है, तब आप देखते हैं कि इस तरीके से आर्यों का आगमन हुआ और वो गंगा और यमुना के दोआब वाले रीजन की तरफ एंट्री किए, तो मतलब कि कहां से वो आगे आए, वो एक मैपिंग का पोर्शन तैयार होता है। जैसा कि आपके सामने ये विजुअल हो रहा होगा, आई होप आपको सारी चीजें विजुअलिटी और ऑडिबल हो रही हैं। देखिए, यहां पर एक आपको हिमालयन रीजन ऊपर दिख रहा है, इट्स क्लियर है नो? यहां पर ये हिंदू कुश है, यहां पर आपको ये कुछ और हिमालय का रीजन दिख रहा है, यहां से ये तिब्बत आप देखोगे थाल डिजर्ट है, सॉरी ये सुलेमान रेंज है। इन सब के अलावा आप देखोगे जो आपका चंगल हिल्स है, ये यहां पर दिख रही है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? और ये जो निकल रहा है ये आपकी इंडस रिवर है महोदय। कौन सी नदी है? ये इंडस रिवर का, ये जो आपको पार्टिकुलरी रीजन दिख रहा है, ये इंडस रिवर का आपको पार्टिकुलरी, ये ग्रीन वाला जो क्षेत्र है ये इंडस रीजन का रीजन आपको दिख रहा है। इट्स क्लियर है ना? तो यहां से आपको ये भी विजिबिलिटी हो रही है कि भारत के किस क्षेत्र में, देखिए यहां पर ये आपका इंडिया है, ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, ठीक, और इधर आपका पाकिस्तान है, ठीक है, ये इंडिया भारत और इधर पाकिस्तान। तो ये आपको जो इंडस है उसका रीजन आपको दिख रहा है। इसकी सहायक नदी आप झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज है कि नहीं? तो ये चीजें बड़ी ही इजी वे में आपका रिवर सिस्टम यहां से तैयार होता है।
यहां से बहुत कुछ आपका मैप आप देखोगे देखने के लिए आपको मिलेगा। ये भी 18th सेंचुरी का आप देखोगे जो ग्राउंड मैप बनाया गया था 1770 में, तो उस समय का है ये मैप आप देख रहे हैं। भारत को उस समय डिवाइड किया गया था कि मुगलों का ये थोड़े से क्षेत्र में मुगल आप देखोगे, यहां पर मुगला वाला रीजन है, ये दिल्ली, ये मुगलों वाला रीजन है, केवल छोटा सा रीजन। ये विक्टोरी मुगल वाला रीजन है, ये यहां पर आपको येलो कलर का ये दिख रहा है, ये मुगलों का क्षेत्र है। यहां पर इन्होंने पंजाब वाले सॉरी पश्चिम बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में, असम वाले क्षेत्र में अपनी शक्ति को विस्तृत किया। ये आपको जो टेरिटोरियल वाला रीजन दिखाई दे रहा है ये इधर नॉर्थ में, और ये डार्क वाला जो आपको मिल रहा है महाराष्ट्र कॉन्फ्रेडरेशन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें आपको यहां पर कंटिन्यूअसली देखने के लिए मिलेंगी। तो ये था जिस पर मैंने आपसे मैप पर एक विस्तार से चर्चा कर ली। आई होप आपको चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। इट्स क्लियर है ना। उसके बाद विषय उठता है आधुनिक भारत के इतिहास का एक परिचय, मतलब कि एक परिचय के तौर पर आप इसको कैसे समझोगे। मैं फिर से बता रहा हूं, ये एक ऑब्जर्वेशन क्लास है। यहां पर आप मॉडर्न हिस्ट्री को किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं और किस तरीके से इसको समझ सकते हैं, इजी वे में, हल्की और साधारण शब्दावली में मैं आपसे चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं। आधुनिक भारत तथा समकालीन भारत के इतिहास को निम्नलिखित महत्वपूर्ण भागों में बांटकर आप देखोगे देखा जा सकता है। कुछ ऐसे पार्टिकुलरी रीजन में आप मॉडर्न हिस्ट्री को बांट सकते हैं और वहां से चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि 18वीं सदी का आप देखोगे पूर्वार्ध, मतलब कि 18वीं सदी से पहले का भारत कैसा था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चूंकि भारत का राजनीतिक परिदृश्य क्या है आपको आना चाहिए कि नहीं। जब आप 18वीं शताब्दी से पूर्वार्ध के भारत की बात करते हैं और भारत के राजनीतिक परिदृश्य की बात करते हैं तो चीजें आपको बड़ी डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देंगी। जैसा कि आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात विभिन्न तरीके से क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव होता है और ये क्षेत्र राज्य कई होते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि सर अवध का रीजन होता है, आप कहते हैं बंगाल का रीजन होता है, आप कहते हैं हैदराबाद का रीजन होता है, आप कहते हैं उत्तरांचल वाला रीजन होता है, और अलग अलग यहां पर क्षेत्र राज्यों का उद्भव हो गया और यही राज्य अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। चाहे वो अवध के नवाब हों, चाहे वो बंगाल के नवाब हों, हैदराबाद का निजाम हो और उत्तरांचल वाले क्षेत्र के नवाब। उसी समय जब आप 18वीं सदी के पूर्वार्ध के भारत की बात करते हैं तो वहां मराठा क्यों मुगल साम्राज्य का विकल्प नहीं दे सके, ऐसा क्या था? क्योंकि मराठाओं के अंदर वो शक्तिशाली एकता ये पनप रही थी और उससे चीजें बड़ी डिफाइन हो रही थी कि अब मुगल सत्ता ज्यादा दिन तक सक्षम नहीं रहेगी। पेशवाओं की एक लंबी कतार आपको मिलेगी, कई राजा आपको मिलेंगे, शिवाजी, संभाजी, साहू जी। और शिवाजी का जो नेतृत्व रहा सेना को लेकर के, आप देखोगे सभी को एकजुट किया, गुरिल्ला पद्धति के युद्ध के माध्यम से कैसे अपनी स्थिति को और बेटर करने का प्रयास किया। मराठा, उन मराठाओं ने कई बार तो मुगल शक्ति को आप देखोगे स्थापित करने का भारत में प्रयास किया।
जब अहमद शाह अब्दाली भारत पे आप देखोगे आक्रमण करता है, पानीपत का तीसरा युद्ध आपने पढ़ा ही है, कब है? 1761 में अहमद शाह अब्दाली पानीपत का तीसरा युद्ध करने के लिए आता है। उस युद्ध का परिणाम जो कुछ भी हुआ, लेकिन उस युद्ध ने ये जरूर आप देखोगे हार किसकी और जीत किसकी हुई ये डजंट मैटर, बट उसने ये जरूर डिफाइन कर दिया, ये जरूर उसने डिसाइड कर दिया कि दिल्ली पर मुगल सत्ता स्थापित रहेगी या नहीं रहेगी, दिल्ली का नेक्स्ट जो शासक रहेगा वो कौन रहेगा। क्योंकि पानीपत के तीसरे युद्ध में आप देखोगे मराठाओं की बहुत बुरी पराजय हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो कई ऐसे बिंदु आपको ये भी देखने के लिए मिलेंगे। ये एक ओरिएंट है, अभी मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, जब एक एक करके मैं बात करूंगा अवध के बारे में, बंगाल के बारे में, हैदराबाद के बारे में, मराठाओं के बारे में, वो सारी चीजें डेप्थ में आगे कंटिन्यूसली मिलेंगी। लेकिन एक ओवरऑल मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि क्लास को कैसे हम डिफाइन करेंगे और कैसे हमारी स्ट्रेटजी रहेगी और कैसे हम पढ़ेंगे। उसी में जब आप 18वीं सदी के पूर्वार्ध की भारत की बात करते हैं तो उसी समय आप देखोगे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के बिंदुओं को सक्षम करना है। देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं, यहां पे इतिहास को आप बड़े इजी वे में लें, ज्यादा इसको हार्डली ना बनाएं। मेरी बात को जरा समझना। इतिहास में क्या करना है, इतिहास का मतलब है कि परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना। इतिहास का मतलब यह है, और कुछ नहीं है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है इतिहास में। इतिहास में केवल यही है कि परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना, मतलब कि आप सीक्वेंस वाइज बस ये चीजें समझ सकें कि जो परिवर्तन हो रहा है, अब परिवर्तन किस में हो रहा है, क्वेश्चन ये उठता है व्हाई, और कौन से ऐसे तत्व हैं, तत्व कौन से हैं, इधर जरा समझ लीजिएगा। तत्व आपको यहां पर 3-4 मिलेंगे, इसी को आपको रेखांकित करना है पूरी हिस्ट्री में, चाहे वो आपकी एंसेंट हो, चाहे वो आपकी मेडिवल हो, चाहे वो आपकी मॉडर्न हो, आपको यही तीनों में समझना है। और तीनों में क्या समझना है आपको, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, और इन सब के अलावा आपको यह भी समझना है कि कल्चरली क्या था, और वहां पर जो प्रशासनिक थी, लॉ एंड ऑर्डर जो व्यवस्था थी वो क्या थी। ये आपको 5 बिंदु आपको वास्तव में क्या है समझ लेने हैं, और इन्हीं 5 बिंदुओं से आपको बहुत कुछ चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। बस यही आपको कि अगर आप एंसेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस समय राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस समय राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। हिस्ट्री में कहीं आपको राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कहीं शक्ति की एक एकाग्रता मिलेगी, एकात्मकता मिलेगी, शक्ति की केंद्रवादिता मिलेगी, और कहीं पर विकेंद्रीकरण देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे कई बिंदु आपको इतिहास के पन्नों में, इकोनॉमिकल सेक्टर में भी मिलेंगे। कहीं आपको अर्थव्यवस्था की सिचुएशन केवल आप देखोगे चराई व्यवस्था पर मिलेगी, धन के रूप में गाय को बड़ा ही आप देखोगे महत्व दिया जा रहा है। जब आप एंसेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेटल वाले हिस्ट्री में आप देखोगे सिक्के वगैरह चलाने जाने स्टार्ट कर दिए। हालांकि एंसेंट हिस्ट्री में ही सिक्के वगैरह चले हैं, लेकिन उनको फाइनली आप देखोगे जो कागज की मुद्राएं है, रुपया है, वो तो मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ। और मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे उसको सिक्कों को कागजी मुद्राओं में परिवर्तित कर दिया गया। आर्थिक स्थिति से एग्रीकल्चर के साथ साथ उन नकदी फसलों का उत्पादन करने का प्रयास किया गया, तो कई चीजें आपको मिलेंगी। ऐसी सोसाइटी, बैंड सोसाइटी से आज आपको आधुनिक सोसाइटी मिलेगी। कल्चरल व्यवस्था में आपको वहां से निकल करके आप देखोगे गोथेलिक कल्चर व्यवस्था का आप आ जाओगे। वहीं पर आपको आप पढ़ते हैं, जब एंसेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहां पर बड़ा ही डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। आप नागर, वेशर, ये सारी शैली पढ़ते हैं, मिश्रित शैली पढ़ते हैं, पाल शैली पढ़ते हैं। इन्हीं से पूछे जाते हैं स्टूडेंट सवाल कि निम्नलिखित में से एक्स मंदिर किस पर आधारित है, कौन सी शैली पर आधारित है। इट्स क्लियर या नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिवर्तन हुआ उसको आपको जानना है। कई बार क्वेश्चन इस पे उठते हैं
ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। बिपिन चंद्रा ने इसको अलग आप देखोगे दिखाने का प्रयास किया है। इरफान हबीब ने की जो बुक है उसमें अलग तरीके से इसको दिखाने का प्रयास किया गया। स्पेक्ट्रम में इसको अलग तरीके से, मतलब कि आप देखोगे यहां पर जो इतिहास वेत्ता है उन्होंने इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से डिफाइन करने का प्रयास किया है अपनी अपनी डिक्शनरी में, अपनी अपनी भाषाओं में, और उन्हीं किताबों को पढ़ के उन्हीं की एक समरी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन उठता है, क्या यह अंधकार का युग था अथवा पतन का काल था? क्या आप इसको अंधकार का युग कहोगे कि यहां पर एक डार्क जैसी स्थिति बन गई थी? क्या आप यह कहोगे कि यह पतन का काल था? आप कहोगे महोदय यह पतन का काल तो कदापि नहीं था, क्योंकि जब औरंगजेब की आप देखोगे मृत्यु 1707 में हुई और उसके बाद में कई ऐसे क्षेत्रीय राज्यों और उसके साथ साथ स्वतंत्र राज्यों की उत्पत्ति हुई, तो शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ। क्या हुआ बच्चे? शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ। जो शक्ति केंद्र में थी, औरंगजेब ने आप देखोगे मुगल सत्ता के केंद्र में शक्ति थी ना, अब उससे निकल करके शक्ति आप देखोगे सबके हाथों में चली गई। चाहे वो बंगाल का नवाब हो, हैदराबाद का निजाम हो, अवध का नवाब हो, तो उनके हाथों में चली गई। कुछ ऐसे शत्रु राज्य आप देखने के लिए मिलेंगे, चोर चार या पांड्या मिलेंगे। तो ये चीजें आपको यहां पर समझनी है, इन्हीं का रेखांकित आपको करना है। कई बच्चे कहते हैं कि सर मेंस का क्वेश्चन दीजिएगा, हमें भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल लीजिएगा मेंस का क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, बट आप लिखने का ट्राई करें। फिर मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा और आप उसको नोट डाउन करें, मैं बोलूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। इन्होंने डिफाइन कर दिया। मैंने कहा ना कि यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगी कि पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया, वो बताएगी कि डेट भी ये है, XYZ डेट पर हुआ है। आपसे उसके कारण पूछेगी, आपसे उसके रीजन पूछेगी, आपसे उसके जो इंपैक्ट होगा वो पूछेगी। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये 2014 में आप देखोगे क्वेश्चन पूछा गया है, 10 अंक का है और 150 शब्दों में आपको लिखना है। प्यारे विद्यार्थीगण, मैं आपको बताना चाहता कि मेंस का क्वेश्चन लिखने की भी एक कला होती है। मैं अभी मेंस का ये सेशन नहीं स्टार्ट कर रहा हूं। जब मैं आपको मेंस का सेशन दिखाऊंगा फ्यूचर में, क्लासेस आएंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि टॉपर की कॉपी और उस टॉपर की कॉपी से कैसे आप इस चीज को एनालिसिस कर सकते हैं, और एनालिसिस करने के पश्चात आप खुद के वेब में कैसे चेंज कर सकते हैं, आप अपनी कमियों को कैसे निकाल सकते हैं। आपको अगर मैं इसी क्वेश्चन को दे रहा हूं कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था, अब देखो ये तो सबको पता है कि 1761 में लड़ा गया, यूपीएससी ने बोल दिया कि इसमें लड़ा गया, आपको ये कष्ट नहीं करने की जरूरत है कि डेट वेट याद करो, हम बता रहे हैं। बट आप ये बताओ कि क्या कारण था, इसका कारण क्या था वास्तव में, ये बताओ। और ये कारण लिखने के लिए आपको 5 बिंदु जरूर पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। वही एस्पिरेंट्स समझ लीजिएगा अच्छा स्टूडेंट्स है, अच्छा विद्यार्थी है जो इसके 5 बिंदु लिख सकता है कि सर इसके आप देखोगे ये कारण थे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं है, मुफ्त में कुछ भी नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ तत्पर हूं, आपके अनुकूल ये एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज एक यूट्यूब चैनल आप ही के लिए स्टार्ट किया गया है, आप ही इसके मेंबर हैं, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि जितना हो सके इसको सपोर्ट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि क्लासेस अब क्विक रीजन जो आपका यूपीएससी 2025 को टारगेट करते हुए हम क्विक रिवीजन क्लासेस एक फाउंडेशन कोर्स भी लेकर के आ गए। ठीक, तो आपको कारण पता होने चाहिए। और ये पूछ रहे हैं आगे, मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं, आपको ये तो लिखना ही नहीं है, इतना तो क्वेश्चन नहीं लिखना है, ये तो केवल उन्होंने बोल दिया, ये क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। आपको देखो मैं आपको बता दूं, जो बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने आज तक क्वेश्चन नहीं लिखा है या एक दो लिखा भी है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं, बहुत स्टूडेंट्स मार्केट में हैं, सोसाइटी में हैं
जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन कई बार आप देखोगे उन्हें ये पता नहीं होती है कि क्वेश्चन में वास्तव में पूछा क्या गया है। लिख तो देंगे, आपको आंसर लिख के दे देंगे, ये लीजिए, लेकिन महोदय अगर आप उनसे क्वेश्चन को डिस्कस करवा लो, क्वेश्चन को तुड़वा लो, तो तोड़ा नहीं जाएगा। वो इस पे भी लिखेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध, यहां से स्टार्ट मत करो भाई। उसने बोल दिया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था, ये तो उसने बोल दिया, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो अब इसका बेस तो ये है कि कारण आपको बताना है। कारण क्या था कि इतनी अधिक साम्राज्य प्रकापी लड़ाइयां पानीपत में लड़ी गई थी। सारे रीजन में एक रीजन पता है क्या है पानीपत का? स्टूडेंट्स आप देखोगे सबसे बड़ा रीजन है इसका ज्योग्राफिकल एरिया। जो इसका ज्योग्राफिकल एरिया है, ये इसका सबसे बड़ा एरिया है, क्योंकि पानीपत एक वो रीजन है जिधर आप सिंधु को पार करके भारत में एंट्री कर रहे हैं, और इधर दिल्ली सत्ता है, और यहां पर एक मैदान का रीजन है। यही वो रीजन है पानीपत जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। यही वो रीजन है जहां पर कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी गई थी। यही वो रीजन है जिसको कुरुक्षेत्र कहा जाता है, जहां पर महाभारत हुआ था। यही वो पानीपत है। ये एक मैदान का रीजन है। इधर से दिल्ली सल्तनत, इधर से भारत के शासक जो दिल्ली के सेंट्रल रीजन में आप देखोगे शासन सत्ता स्थापित करे हुए हैं, अपनी शक्ति को विस्तार दे रहे हैं, अपने साम्राज्य की रक्षा कर रहे हैं, और इधर से बाहरी शक्तियों को रोकने का प्रयास यहीं पर किया जाता है। इसका एक ज्योग्राफिकली फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पानीपत के युद्ध की लड़ाई की बात करता है। तो आप क्वेश्चन लिखें। एक इसका सबसे बड़ा रीजन तो एक ये है कि क्यों, क्योंकि एक बड़ा रीजन है इसका ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र इसका ऐसा है सबसे बड़ा। और इसी के इर्द गिर्द आप कितने लिख सकते हैं? आप 25 क्या शब्द यहां पर लिख सकते हैं। हालांकि मेरा उद्देश्य अभी आपको ये नहीं बताना है, लेकिन आप लिखें, इसको ट्राई करें। मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी और अच्छे से हो सके। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, क्योंकि बच्चे स्क्रीनशॉट से भी क्या हो जाएगा, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इट्स क्लियर है नो? यहां तक चीजें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या इसमें और कुछ आपको मिल सकता है, क्या सेकंड क्वेश्चन और आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका मेंस के लिए ये है, आप इसको लिखें, ट्राई करें, ठीक है। और कमेंट्स बॉक्स में भी आप इस क्वेश्चन की कुछ जो की रीजन है इसके 5 पॉइंट मुझे लिख करके कमेंट्स में आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक ओवरव्यू हम देख रहे हैं अभी, ठीक है, क्लास का जो हमारा रहेगा। देखिए उसके बाद आता है 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, मतलब कि उसके बाद का जो रीजन है वो क्या रहा है भारत में। आप देखोगे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के भारत की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि ब्रिटिश शासन की स्थापना तथा विस्तार। मतलब कि आपको यह समझना है पहले पॉइंट में कि ब्रिटिश शासन की स्थापना कब हुई और उसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में कैसे। आपने बंगाल के क्षेत्र में आप देखोगे प्लासी के युद्ध के पश्चात जो 1757 को लड़ा गया, और उसके बाद कैसे आपने विस्तार करते हुए कर्नाटक के 3 युद्ध और बक्सर का युद्ध लड़ने के पश्चात भारत में अपनी शक्ति को विस्तारित कर दिया और अपने साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया। किस तरीके से ब्रिटिश शासन की स्थापना किस डेट से हुई उस पर भी आप देखोगे कई मतभेद आपको देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग इतिहास के वेत्ताओं ने अलग अलग तरीके से इस पर अपनी डिक्शनरी में, अपनी बुक्स में उन्होंने लिखा है। तो यह भी हम आपसे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश शासन की स्थापना क्या 1757 प्लासी के युद्ध से हुई, या कर्नाटक के 3 लड़ाइयों से हुई, या फिर आप देखोगे अन्य कोई ऐसा फैक्टर था या अन्य कोई ऐसी डेट थी उसकी वजह से, उसके कारण। हम यह भी आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश कंपनी कैसे एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में तब्दील होती चली गई, किस तरीके से 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आप देखोगे स्थापित होती है।
भारत में अपनी कंपनी को खोलने का प्रयास करती है, और वह 1757 से 1858 तक कैसे वह व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देती है, और 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 में महारानी विक्टोरिया का शासन, मतलब कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट का शासन स्थापित होता है, और कैसे वो राजनीतिक रूप से तब्दील होती चली जाती है। उन सारे विषयों को हमें विस्तार से आपसे चर्चा करने का प्रयास करना है। हम ये भी जानेंगे कि किन कारणों से ब्रिटिश और फ्रांसीसी शक्तियों के विरुद्ध में सफल रहे ऐसे कौन से रीजन थे, ऐसे कौन से कारण थे कि जो ब्रिटेन की सत्ता थी वो फ्रांसीसियों को हरा गई। क्या उसमें उनका राजनीतिक नेतृत्व इतना अच्छा था? क्या उनके पास सैन्य प्रशासन इतना अच्छा था? क्या उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी? क्या ये कंपनी, जो फ्रांसीसी कंपनी थी, उनका नेतृत्व गलत था या फिर उनका नेतृत्व सही था? या उन पर आर्थिक समृद्धि जाती थी? या उनकी सरकारें जो बैकग्राउंड स्तर पर काम कर रही थी, कौन सी ज्वाइंट कंपनी थी और कौन सी आपको देखने के लिए मिली गवर्नमेंट कंपनी थी? उस पर भी मेरी आपसे चर्चा, उस पर भी हम आपसे बिंदुवार चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये सब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आप गारंटी के साथ इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये आपसे पूछे गए सवाल हैं कि बताओ ब्रिटिश शासन की स्थापना और विस्तार कैसे हुआ, भारत में किन किन क्षेत्रों में हुआ। आप ऑब्जर्व करो इस चीज को। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। याद करने के 2-3 फैक्ट होते हैं। मैं भी आप ही की तरह हूं, मैं भी एक ह्यूमन हूं, बट मेरे मन स्थितिक्स में बहुत सारे फैक्ट चलते रहते हैं, बहुत सारी कहानियां चलती रहती हैं। उसका एक रीज़न है कि यूपीएससी का एक्सपीरियंस भी मेरे को है, और उसका एक रीज़न ये भी है कि मैं मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवाइज करता हूँ, मल्टीपल टाइम किताबें पढ़ता रहता हूँ, मल्टीपल टाइम तो मैं कई चीज़ों में रहता हूँ इन्वॉल्व। तो इसका एक रीज़न हो सकता है, लेकिन इसके पीछे एक सीक्रेट तरीका भी है, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जितना हो सकता है आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 to 1 मेरा आपसे कम्युनिकेट है। आप ये ना समझें, मैं ये ऑब्जर्व करके चलता हूँ कि मेरी ऑडियंस मेरे सामने बैठी हुई है और क्लास को ऑब्जर्व कर रही है, और मैं उसको आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 1 to 1 सभी स्टूडेंट से। मेरे लिए एक भी विद्यार्थी कम नहीं है, पूरे सब इक्वल हैं। यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी की बात हो रही है। स्टूडेंट्स, आप देखिए, जितना चाहे उतना पढ़ें। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ, 15 घंटे पढ़ता हूँ, इससे ज़्यादा तो कोई स्टूडेंट्स नहीं पढ़ता है। मुझे फाइनली पता है, कोई अगर बोले मैं 15 नहीं मैं 20 घंटे पढ़ता हूँ, तो स्टूडेंट्स वो पागल बना रहा है, सबका मूर्ख बना रहा है। आप उस पर विश्वास ना करें। जो स्टूडेंट्स अगर वास्तव में ये बोलता है, अगर बोलता है कि 10 से मैं 12 घंटे पढ़ पाता हूँ, तो स्टूडेंट्स ये सफिशियंट है। मैं सही से आपको बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट्स हो सकता है अगर ये वास्तव में चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। तो 10 से 12 घंटे पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी हो, ठीक है, अगर वास्तव में वो पढ़ता है तो देखिए, अब विषय ये नहीं है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक बात शेयर करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है और आवश्यक भी है। और बात ये है कि आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी पता होनी चाहिए कि अगर आपको ये रिवीजन करना है, ठीक है, आपने पढ़ा कितना डजंट मैटर, आपका आउटपुट कितना निकला है ये मैटर करता है, आपने सीखा कितना है मैटर ये करता है। तो इसमें एक चीज़ आप याद रखेंगे, एक बात को याद रखेंगे, वो बात ये है बच्चे कि आपको पढ़ने के पश्चात, जैसे आपने मान लीजिए 10 घंटे स्टडी की, 10 घंटे के पश्चात आपके पास 2 घंटे और होने चाहिए जिसमें आप जुंगाली कर सकें, जुंगाली पद्धति को अपनाएं। बोलेंगे सर ये जुंगाली क्या, हम पशु हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं आपको जो जुंगाली बोल रहे हो? जी हाँ, एनिमल्स नहीं, आप ह्यूमन हो। जुंगाली पद्धति का मतलब यहाँ पर यह है, जितना आपने 10 घंटे में पढ़ा उसको आप शाम को दोपहर में रिकॉल करें।
आप अपने आप से पूछें, अपने आप से बात करें। आप 2 घंटे बैठें एक साइड में, सबसे बचें। आप 2 घंटे एकांत में बैठे और पूछें कि मैंने सुबह कौन सा टॉपिक पढ़ा। अगर मैंने द हिंदू पढ़ा तो द हिंदू में कौन कौन सी खबर थी जो चर्चाओं में रही थी। कोई सा नेशनल पार्क तो नहीं था, कौन सी बायोडाइवर्सिटी तो नहीं थी, कोई सा स्पीसीज तो नहीं था, किसका ये जीडीपी रेट क्या चल रहा है, कोई रिपोर्ट तो चर्चाओं में नहीं आई, कोई वैक्सीन तो नहीं थी, कोई ऐसा जोग्राफिकल रीजन तो नहीं था, कोई ऐसा आप देखोगे मैपिंग का वाला कोई पोर्शन तो नहीं था। ये चलना चाहिए। इंडिया अमेरिका के रिलेशन क्या है, पाकिस्तान का रिलेशन, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलना चाहिए। आपने द हिंदू पढ़ा है मॉर्निंग में तो आपकी स्मृति में है, और आपकी स्मृति में है तो निकालो 2 घंटे में। क्योंकि जुगाली पद्धति ही आपकी स्मृति को मजबूत करती है। और टाइम टू टाइम आप अच्छे से पूरा टाइम टेबल के अनुसार ऑब्जर्व करें चीजों को, तो जुगाली पद्धति इज द बेटर। मैंने स्वयं ऑब्जर्व करी है, मैंने स्वयं ऑब्जर्व करी है। ठीक है, एक बात कही जाती है, जिसने जहां में खुद से बात कर ली उसने सबसे बड़ी बात कर ली। आज मानव इतना व्यस्त हो गया है जीवन में कि उसको खुद से बात करने का समय नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप विद्यार्थी हैं, आपके पास इतना तो समय है कि आपकी वो स्टडी है वो पूरा आउटपुट निकलता है। मैं आपको बता दूं, ये तो इनपुट है आपको 10 घंटे का, कि आपने 10 घंटे क्या क्या खाया। जैसे मैं कहूँ आपसे, मैं क्यों जुगाली पद्धति कहता हूँ, देखिए आपने मान लीजिए कि आपने 10 घंटे खाया। खाया का मतलब है कि आपने 10 घंटे चीज़ों को देखा, स्टडी की। परंतु अब 10 घंटे में आपने मान लीजिए ज़्यादा तो नहीं खा लिया कि पता चले अब आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, लूज मोशन हो गया। ऐसा नहीं करेंगे ना। तो हम इतना ही खाएंगे, इतना ही जो हमारे लिए ऑब्जर्व हो सके, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम खराब ना हो और हम मजबूत हो सके। ठीक है, तो आपकी अगर नींव मजबूत है तो आपकी सारी चीज़ें मजबूत होंगी। तो मैं, जो भी स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करता है, ठीक है, मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा विनम्र पूर्वक मैं इस बात को कह रहा हूँ, आप अगर 10 घंटे पढ़ते हैं तो 10 घंटे में से 8 घंटे आप पढ़ें और 2 घंटे आप जुगाली करें। जुगाली का मतलब यहाँ पर ये है, आप जो पढ़ा है उस 2 घंटे में सोचें। कब सोचना है? शाम में सोच सकते हैं, सोने से पहले सोच सकते हैं, बिस्तर पे। अब तो सर्दी के विंटर चल रहा है तो आप आराम से सोने की तैयारी में हैं और जा रहे हैं, तो आराम से मुंह दाब लिया, कंबल ओढ़े या फिर रजाई ओढ़े हुए हैं, और बस चल रहा है माइंड। कुछ नहीं, यार दोस्त का फोन आ रहा है बाद में, भाई यार दोस्त गए बाद में देखो, पहले 2 घंटे, अभी पूरा 10 घंटे करना है ना आपको, तो आप 2 घंटे पूरा अपना जुगाली पद्धति को अपनाओ। बोल दो उसको कि मैं पढ़ रहा हूँ, बस। ये अंदर की बात बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रटते रह जाएंगे, आपका ऑब्जर्वेशन फिर आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना होता है स्टूडेंट्स, बहुत कुछ पढ़ना होता है। कई हजार लाख करोड़ शब्द आपको पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। यूपीएससी बिगेस्ट टफ एग्जाम है दुनिया का, सबसे तीसरा नंबर 1 पर यह एग्जाम आता है भारत का। दुनिया भर में अगर आप टफेस्ट एग्जाम में देखोगे तो तीसरा सबसे खतरनाक और डेंजरस एग्जाम है, सबसे टफेस्ट एग्जाम सिविल सर्विसेज एग्जाम है भारत का। सबसे पहले नंबर पर है एक एग्जाम होता है चाइना में, और तीसरे नंबर पर भारत का एग्जाम। जरा समझना। खैर, ये एक ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, अपना सेल्फ का अनुभव बता रहा हूँ, और मैं इन क्लासेस के माध्यम से अपना अनुभव आपके साथ में शेयर करता हूँ, 1 to 1 शेयर करता रहता हूँ। तो हम इन कारणों को अगर देखें कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जो ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध, आप देखोगे फ्रांसीसी शक्ति के विरुद्ध, सॉरी ब्रिटिश शक्ति जो थी फ्रांसीसी शक्ति के विरुद्ध सफल रहे, ऐसा क्या कारण था? क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे ना, मैं आपको एनसीईआरटी की एक पीडीएफ दूंगा, आप उसको अच्छे से क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, है ना। वो आई थिंक दृष्टि आईएएस की है, ठीक है, उसको आप एक बार देखना। वहां पर आपसे एनसीईआरटी पूछ रही है चीख चीख के कि बताओ महोदय, बताओ ये क्या था उस समय। मैं आपको दूंगा, उसमें क्वेश्चन आंसर है। बहुत कहते हैं ना कि आप सर क्वेश्चन ना देते, क्वेश्चन लीजिएगा, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि भारतीय राज्य ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध क्यों सफल नहीं हो सके। बताओ अब इसका क्या कारण था ऐसा कि जो इंडियंस ऐसे जो ग्रुप थे, इंडियंस जो साम्राज्य थे, इंडियंस जो ऐसे टेरिटरी थी, वो क्यों थे, ऐसे साम्राज्य क्या थे कि जो ब्रिटिश शक्ति के आप देखोगे विरुद्ध नहीं लड़ सके और सफल नहीं हुए। और ब्रिटेन शक्ति क्यों आप देखोगे सफल होगी, क्योंकि उसमें नेतृत्व का अभाव था, उसमें एकीकरण का अभाव था, उसमें राष्ट्र की भावना नहीं थी। हमारे साम्राज्य छोटे छोटी देशी रियासतों में बटे हुए थे। भारत जिस दिन आज़ाद हुआ था उस दिन आप देखोगे एक कमेटी बनाई गई थी, नेहरू जो पटेल जी थे उनको ये काम दिया गया था कि आप एकीकरण के सिद्धांत को लेकर के आओ, भारत के सभी 563 देशी रियासतों को आप 552 देशी रियासतों को आप इसमें जोड़ो। आप देखिए वर्ष 1950 की बात हम आपसे कर रहे हैं,
तो 1950 में भारत के साम्राज्य 563, आई थिंक 63 है या 62 है, अगर मैं गलत हूं तो राइट करने का प्रयास कीजिएगा, करेक्ट करिएगा। इतनी बड़ी देशी रियाज थे, 500 प्लस देशी रियाज थे, 550 प्लस देशी रियाज थे उस समय थी, छोटे छोटे। अब लगा लीजिएगा कि 18वीं शताब्दी में कितनी होंगी, क्या 500 ही होंगी? मुझे लगता है कि 5000 होंगी, छोटी बड़ी सच। और यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर एकात्मकता की भावना थी, वहाँ पर सैन्य नेतृत्व था, उसमें राष्ट्रीयता की भावना थी, उनको क्षेत्र जीतना था, अपनी शक्ति और साम्राज्य को विस्तारित करना था, और भारत के रजवाड़ों को फूट डालो राज करो की नीति के तहत आप देखोगे उनको भाई को भाई से लड़ाने का काम करना था। कर्नाटक के जब आप युद्ध पढ़ोगे तो कर्नाटक के जो बार हैं वो कोई आप देखोगे ये बार नहीं है कि भारतीय साम्राज्य ने भारत के राजा को, नहीं, वहां पर आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है तो एक तरफ फ्रांसीसी कंपनी है, और दोनों भारत के राज्यों को एक एक राज्य को ले हुए हैं और वो आपस में लड़ा रही हैं। और यहाँ पर ये क्या उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं कि शक्ति आप देखोगे कितनी है इन शासकों में, क्या हम इन शासक को जो भारत के शासक हैं इनको लड़ा सकते हैं या हम इनको हरा सकते हैं? उन्होंने उनकी शक्ति को उजागर कर दिया और इस बात से ये डिसाइड कर दिया कि देखिएगा ये कितना है और कितना नहीं। आई थिंक आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। बताऊंगा कि एक्सेलापा की संधि क्या है और क्यों वहां पर की गई, मद्रास की संधि क्या, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि इनके मोटिव क्या हुआ करते थे। आप बहुत रट्टा मारते हैं ना कि सर संधि याद नहीं होती, सारी चीजें याद होंगी, मैं हूं ना। देखिए ये कह रहे हैं अगले पॉइंट में, क्या ब्रिटिश ने भारत को बेखबरी के दौर में जीता, मतलब कि क्या ऐसी स्थिति की कि बेखबरी के दौर में जीत लिया। तीसरे अगले पॉइंट पे ये कह रहे हैं कि क्या ब्रिटिश ने भारत के मुक्तिदाता की भूमिका निभाई, क्या उन्होंने भारत को मुक्त कर दिया, क्या भारत की उन्होंने मदद की, ऐसा कुछ था। तो इसमें दोनों फैक्टर आपको बताने हैं, इसमें आपको निगेटिव फैक्टर भी बताने हैं बच्चे, इसमें आपको निगेटिव फैक्टर भी बताने हैं और इसमें आपको पॉजिटिव फैक्टर भी बताने हैं। तो दोनों फैक्टर पर आपको डिस्कस करने की आवश्यकता है। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 2, लिख लीजिएगा। सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था, मतलब कि वो ऐसी कंडीशन क्या थी उस समय, सिचुएशन क्या थी जो आप देखोगे भारत राजतंत्र की छाया से किस प्रकार से ग्रसित था। 18वीं शताब्दी में विखंडित हुआ था कि नहीं, शक्ति के एकीकरण से विकेंद्रीकरण, आप देखोगे जो एकीकरण था उससे विकेंद्रीकरण हो गया कि नहीं, शक्ति बढ़ गई कि नहीं, शस्त्र राज्य आए कि नहीं, उसके साथ साथ आप देखोगे क्षेत्रीय राज्यों की उत्पत्ति और विकास हुआ कि नहीं। ये सारी चीजें आप इसमें लिखें। आपका आंसर लिखते समय मैं आपको एक और गाइडेंस करना चाहूंगा, आपका आंसर लिखते समय उसमें कनेक्टिविटी जितनी हो इतना बेटर है। आप चाहे पैराग्राफ में लिखते हैं, चाहे आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरीके से स्टूडेंट्स लिखते हैं, मैं भी आपको लिख करके दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे आप मेंस का क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर विषय उठता है आपका, क्योंकि जब आप भारत को पढ़ते हैं और भारत के इतिहास को जब आप देखने का प्रयास करते हैं तो उसको 3 भागों में बांटा जाता है। जो हमारा आप देखोगे पढ़ाने का तरीका रहेगा और हम आपसे जो डिस्कस करेंगे 1 to 1 जो हमारी चल रही है क्लासेस, उसमें हमारा एक तरीका ये रहेगा, हम हिस्ट्री को, आपने हिस्ट्री बहुत बार पढ़ी होगी, मुझे पता है, सेल्फ भी हिस्ट्री पढ़ती होंगे, आपने अलग भी यूट्यूब पर कहीं ना कहीं किसी और टीचर से पढ़ी होगी, या फिर आपने सेल्फ भी किताबें पढ़ी होंगी, ठीक है, या किसी कोचिंग के आप स्टूडेंट्स रहे होंगे वहाँ पर भी आपने पढ़ी होगी। बट यहाँ पर जो आपको मिल रही है चीज़ें, मुझे लगता है कि आप पढ़ने के पश्चात जो पाओगे कहोगे सर कुछ तो है जो सबसे अलग और यूनिक बनाता है एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज को। क्योंकि एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज अपनी गुणवत्ता के लिए और अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। हम कभी भी आपसे कटौती नहीं करेंगे, कभी कटौती नहीं करेंगे, जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने का प्रयास करूंगा, जितना हो सकेगा। बस आपका ये कर्तव्य बनता है एजुकेशन बायर फैमिली और इसके सदस्य होने के नाते जितना हो सके सपोर्ट करें, क्योंकि आपके ही वजह से ये चलता है। आप इसको शेयर करें, एक स्टूडेंट्स अगर 10 व्यक्तियों को शेयर कर सकता है, आप देखोगे पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे, आपके पढ़ने वाले मित्रगण होंगे, आपके पढ़ने वाले आप देखोगे आस पड़ोस में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, उनको शेयर करें।
जितना हो सके इसको सपोर्ट करें स्टूडेंट्स। मैं आपसे और कुछ तो नहीं मांग रहा ना, मैं तो इसको भी नहीं मांग रहा, मत करें सर। आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं लगता है तो गाली दे के जाए। भाई आपके लिए ऑडियंस है आप, भाई आपने हमें सेवा करने का मौका दिया है, हम आपको नमन करते हैं, धन्य धन्य, कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए, जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास को आप 3 चरणों में बांटते थे। सबसे पहला आता है आपका उपनिवेशवादी चरण, और उपनिवेशवाद का जो प्रथम चरण आता है इसमें आता है आपका वाणिज्यिक काल। वाणिज्यिक काल आता है 1757 से 1813। इस समय के काल में केवल और केवल जो आपकी ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका मोटिव क्या है? व्यापार करना। क्या मोटिव है उसका? व्यापार करना। वो केवल व्यापार करेगी, उसका उद्देश्य रहेगा कि अधिकतम रूप से राजस्व का संग्रह करना, ताकि उसका एक बड़ा भूभाग भारतीय व्यापार के निवेश में लिया जा सके। उसका मोटिव यही रहेगा कि हम जितना हो सके भारत के छोटे छोटे गांवों से, यहाँ के रजवाड़ों से फूट डाले राज करें और यहाँ से जितना हो सके धन एकत्रित कर सकें, और धन एकत्रित करने के पश्चात अपनी कंपनी में लगा सकें, इन्वेस्ट कर सकें, और उससे एक बड़ा मोटिव आप देखोगे प्रॉफिट पा करके अपने देश पहुंचा सके। इनका यही उद्देश्य रहा। इन्होंने जितना हो सकता था, भारत की जो लूट हुई है जितना हो सकता था 1757 से 1813 के बीच होता था। आप ये जानकर बड़े हैरान हो जाओगे, 1770 में, समझना जरा, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता, सॉरी 1 सेकेंड। 1770 में जब बंगाल के क्षेत्र में अकाल पड़ा था स्टूडेंट्स, कहां पर? बंगाल में जब अकाल पड़ा था, आप देखोगे इन्होंने इतना लूट लिया था, इतना लूट लिया था कि यहां पर लाखों लोग भूख के मारे गए थे। लाखों लोग आप देखोगे भूख से मारे गए थे, उनको खाने के लिए खाना नहीं मिला था। और इनका व्यापार इतने प्रॉफिट में था कि इनकी संसद ने, इनकी कंपनी के उच्च जो अधिकारी थे, उन्होंने खुश होकर के कई ऐसे अधिकारियों को सम्मानित किया था। परंतु जब कुछ ऐसे रिपोर्टर्स यहां पर आए, उन्होंने वह स्थिति जब देखी तो कुछ और ही नजर आता। इतना लूटा था उन्होंने, भारत के लोग भूखे मरे, और व्यापार में आप देखोगे जो आर्थिक लाभ और उन्नति करवाई गई वो कंपनी को। लेकिन एक और कटुता इस ईस्ट इंडिया कंपनी की मिली। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आपको देखने के लिए कब मिलेगी? वो मिलेगी 1767 में। कंपनी तो घाटे में चल रही है, कंपनी घाटे में है, लेकिन इसके कर्मचारी प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा रहे हैं, लाभ ही लाभ कमा रहे हैं, और कर्मचारी लाभ कमा रहे हैं, कंपनी घाटे में। और उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसको रेगुलेट करने का मौका मिल गया, क्योंकि जब 1770 में आप देखोगे ये स्थिति देखी गई कि बंगाल में अकाल पड़ गया, और ये अकाल कोई प्राकृतिक अकाल नहीं था, बल्कि ये ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पढ़ाया गया अकाल था। वहां पे लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, रहने के लिए मकान नहीं है, चढ़ने के लिए सड़क नहीं है, पाने के लिए रोजगार नहीं है, उनको वंचित कर दिया गया। अपनी स्थिति को जितना हो सकते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां से राजस्व को एकत्रित किया और अपने निवेश में लगाने का प्रयास किया, जो आपको दिखता है 1757 से 1813। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि ये बैच एक क्विक रिवीजन बैच है। आपने जो साल भर पढ़ा हुआ है उसको ये रिवाइज कर रहे हैं, और इसके माध्यम से हम आपको और एडवांस पर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो इस उपनिवेशवाद चरण में, जो कि आपका वाणिज्यिक चरण है, 1757 से 1813 का चरण है, इसमें कंपनी का मोटिव रहता है कि जितना हो सके अधिक से अधिक हम राजस्व को संग्रह कर सकें, और उस राजस्व का एक बड़ा भूभाग हम ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। और इस समय कुछ इनकी नीतियां रहेंगी, सॉरी, इस नीतियों में 5 इनकी नीतियां रहती हैं। पहला, राजनीतिक नीति। इसमें जो इनकी नीति रहेगी वो रहेगी घेरे की नीति, अर्थात शत्रु राज्यों को मित्र राज्यों से घेरना।
घेर के रखो, जाने मत दो, लालच देते रहो। दूसरी इनकी जो नीति रहेगी वो रहेगी प्रशासनिक, कि कुछ परिवर्तन के साथ में मुगल प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखो, बस उसको छेड़खानी मत करो। अगर आपने छेड़खानी करा तो प्रतिरोध होगा, और उसका प्रतिरोध आप देखो जब होगा तो उससे हमें घाटा होगा। क्योंकि कोई भी डेवलप, जैसे भारत है, चाइना कभी भी विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि चाइना विश्व गुरु बनना चाहता है, विश्व का आर्थिक आप देखोगे ऐसी संपत्ति बनना चाहता है। भारत की वही कंडीशन आ गई है, भारत पे युद्ध नहीं करेगा, भारत चाहेगा सब में शांति बनी रहे। हम शांति व्यवस्था को बनाने का प्रयास करते रहेंगे हमेशा, क्योंकि हम इस समय क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारी ग्रोथ रुके। हम यही चाहेंगे हमारी ग्रोथ बढ़े और हम दुनिया की दूसरी और पहली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हों, तीसरी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हों, हम ये चाहेंगे। आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो यही प्रशासनिक, उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी भी यही सोच रही है। वन फॉर एग्जाम्पल, कि आपसे अगर मैं पूछूं, आपकी अगर आर्थिक स्थिति, आपके घर की आर्थिक स्थिति में उन्नति हो रही हो, क्या आप चाहोगे कि पड़ोसी से आपकी लड़ाई हो जाए? आप चाहोगे ठीक है कुछ नहीं, छोड़ो छोड़ो, आप वहां से सुलह मशवरा कराने का प्रयास करोगे कि भाई काटो बवाल, बस दंगा ना हो। आप तब कहोगे जब हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे कि हाँ अब मैं शक्तिशाली हो गया हूं, अब मैं मिच्योर हो गया हूं, अब आप कर लो पड़ोसी से लड़ाई, फिर आप तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है महोदय। तीसरा इनका जो उद्देश्य रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो था कि आर्थिक नीति, इसमें हस्तशिल्प उद्योगों का पतंग और धन की निकासी। दादा भाई नेहरू जी ने एक बुक लिखी थी, आप सभी को याद है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लिखी थी कि नहीं? कमेंट्स करिएगा कौन सी किताब थी। के सी दत्त थे, उन्होंने भी एक आप देखोगे बुक लिखी थी, इकोनॉमी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी। ऐसे कई आप देखोगे अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयास किया, उसमें दादा भाई नेहरू जी का नाम सबसे पहले आता है। उसके बाद आता है आपका सामाजिक स्थिति। सामाजिक नीति में उन्होंने भारत के प्रचलित सामाजिक ढांचे में बदलाव का प्रयास ही नहीं किया, उन्होंने ऐसे ही रहने दिया। सती प्रथा क्या है, बनी रहने दो, कन्या व्यवस्था, बाल विवाह, ये सब बनी रहने दो, दास प्रथा बनी रहने दो, छुआछूत की भावना बनी रहने दो। अगर आपने कुछ भी छेड़छाड़ किया, जनजाति हैं, ट्राइब्स हैं, उनके अधिकार हैं, बने रहने दो। अगर आपने उसमें छेड़खानी की तो आप फिर युद्ध पाओगे। कितना? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण यही है, उन्होंने भारत के सामाजिक जो ढांचा था उसमें नीतियों को आपने देखो छेड़ने का काम किया। जनजातियों से क्या दिया कि आप कह रहे हैं कि 500 साल से हम इसकी पूजा करते आ रहे हैं, ये पूर्वजों की, यहाँ पर हमारे पूर्वज की अस्थियां हैं, ये पेड़ बड़ा ही पवित्र है, अंग्रेजों ने काट दिया, बोले इसका लकड़ी का फर्नीचर बनेगा। शिफ्टिंग कल्टीवेटर जिसको आप कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको आप झूम कृषि कहते हैं, अंग्रेजों ने कहा क्या आप पेड़ पौधों को काटते हैं? उन्होंने कहा ये तो हमारा कल्चर है। उन्होंने कहा ये जमीन तुम्हारी नहीं है, देखो इस पर जमीन पर अधिकार हमारा। उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिए, ये जमीन के कागज बना के दे दिए। आपने पढ़ी होंगी वो व्यवस्थाएं जिसमें आप जमींदारी व्यवस्था की बात करते हैं, रैयत वाली व्यवस्था की बात करते हैं, महल वाली व्यवस्था की बात करते हैं। इट्स क्लियर या नो? सांस्कृतिक नीति में प्रत्ययवाद पर बल दिया गया। उन्होंने अभी प्रत्ययवाद पर बल दे रहे हैं, अभी वो भारतीय संस्कृति को ही उच्च बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनका मोटिव ही क्या है, जितना हो सके अधिक से अधिक हम धन को एकत्रित कर सकें, राजस्व एकत्रित कर सकें, और उस राजस्व के माध्यम से हम जितना हो सके लाभ कमा सकें। इनका उद्देश्य यही रहेगा 1757 से 1813 तक। उसके बाद आता है द्वितीय उपनिवेशिक चरण। अब उपनिवेशवाद का आप देखोगे जो द्वितीय चरण है वो आता है औद्योगिक चरण। इस समय 1800 आप देखोगे 13 से 1858 की स्थिति हो जाती है। अब चीजें बदल जाती हैं, अब यहां पर इनका मोटिव बदलेगा, और मोटिव क्या हो जाएगा कि भारत को विनिर्मित उत्पादों के आयात तथा कच्चे माल के निर्यात के रूप में परिवर्तित करना। इस समय आप देखोगे औद्योगिक चरण ये आया, और इन्होंने इस समय भारत को एक मार्केट बना दिया। मार्केट ऐसा बनाया कि भारत से जो एक्सपोर्ट होगा वो रॉ मटेरियल होगा, और जो इंपोर्ट होगा वो तैयार माल होगा। मतलब कि हम यहां से कपास लेकर के जाएंगे, कॉटन लेकर के जाएंगे, और उसका सूट बूट बना करके हम तुम्हें पहनाएंगे।
हम तुम्हें ही बेचेंगे। कच्चा माल हम आपका खरीदेंगे, थोड़ा महंगा खरीदेंगे 1 रुपया, हम 2 रुपये सस्ता बेचेंगे, लेकिन तुम्हें पहनाएंगे सूट बूट। मैकाले ने क्या कहा था, मैं भारत के नागरिकों को आप देखोगे व्यवहार से, चाल से, खान पान से, रहन सहन से, भाषा से अंग्रेज बनाना चाहता हूँ, यूरोपियन बनाना चाहता हूँ, लेकिन रंग से ये भारतीय रहेंगे। जरा समझना, ये ऐसी ऐसी बातें आपको इतिहास के पन्नों में देखने के लिए मिलेंगी। तो इस समय 1813 से 1858 तक की जो स्थिति आप देख रहे हैं, इस समय भारत को एक मंडी के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा, भारत को एक मार्केट के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। यहाँ से कच्चा माल, यहाँ से आपको शोरा, अफीम, कपास, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब यहाँ से जा रहा है। कच्चा माल यहाँ से जा रहा है, पटसन यहाँ से जा रहा है, उधर से तैयार माल होकर के आ रहा है। इसी समय आप देख रहे हैं 1858 के आसपास किस तरीके से 1834 में और किस तरीके से 1853 में ब्लैक ब्यूटी पहली ट्रेन थी मुंबई से थाने के बीच चली, डलहौजी के समय। क्यों चला रहे हैं सर? उसका बड़ा उद्देश्य यही है कि हम ट्रेन व्यवस्था लाएंगे, हम डाक व्यवस्था लाएंगे, हम रोड व्यवस्था लेकर के आएंगे, हम टेलीग्राम तार व्यवस्था लेकर के आएंगे, ताकि हम अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकें। भारतीयों की एक तारीफ जितनी की जाए वो कम है। मैं भी भारतीय हूं और मुझे गर्व होता है कि मैं भारतीय हूं। आपको भी गर्व होना चाहिए कि आप भारतीय हैं, और शायद होता भी होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत गर्व होता है। आई एम इंडियंस। स्टूडेंट्स, भारतीयों के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी ये देखी जाती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में, विपरीत से विपरीत विपत्ति में भी हम जीने की आशाएं और सहारा ढूंढ लेते हैं। कभी हम हार नहीं मानते। इंडियंस में ये एक सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं दूं, तो आज आप अगर भारत के स्पेस ऑब्जर्वेशन को आप देखें, अगर आप स्पेस जर्नी को देखें, अंतरिक्ष जर्नी को देखें, तो साइकिल से आज चांद तक देखिए भारत की स्थिति। साइकिल से चांद तक, ये एक बड़ा एग्जाम्पल है आपको सीखने के लिए। इसके ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, देख लीजिएगा। भारत साइकिल से चांद तक ऐसे करके डालोगे तो पूरा आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। अच्छी वीडियो देखिएगा, कोई छोटे मोटे यूट्यूब की मत देखिएगा, कोई डॉक्यूमेंट्री आती है तो उसको देखिएगा। मैं पर्सनली डॉक्यूमेंट्री बहुत देखता हूँ, आप भी देख सकते हैं। जब भी मुझे वीक में मौका मिलता है तो मैं 1-2 डॉक्यूमेंट्री देख लेता हूँ, किसी कंट्री के ऊपर, किसी आर्थिक स्थिति के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, वहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो 1813 से 1858 के समय क्या स्थिति रही, अब जरा उसको देखिए। इस समय अंग्रेज क्या कर रहे हैं? इस समय अंग्रेज आप देखोगे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। उनको रोड बनाना पड़ेगा, उनको ट्रेन लानी पड़ेगी, क्योंकि उनको कच्चा माल लेकर के जाने, तैयार माल लाना है। तो इसके लिए इंपोर्ट होना चाहिए, इसके लिए एक्सपोर्ट होना चाहिए, इसके लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। तो राजनीतिक स्थिति क्या थी, जरा उसको देखिएगा। क्योंकि साम्राज्यवादी प्रसार पर बल, ताकि अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया जा सके। अब साम्राज्यवादी प्रसार होगा, यहाँ पे भारत राज्यों को निरीक्षण आप देखोगे लिया जाएगा। डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का नियंत्रण कर लिया था। क्यों? क्योंकि अवध एक एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से, क्योंकि गंगा के दोआब वाला रीजन है, बड़ा ही समृद्ध क्षेत्र था। बंगाल का रीजन ऐसा रीजन था जहां उस समय की भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 30 से 40% योगदान देता था। तो उन्होंने ऐसे मोटे मोटे क्षेत्रों को, जो क्रीम थी, जहां से आर्थिक स्थिति भारत के जो अर्थव्यवस्था का ढांचा था उन पर टिका हुआ था, उन्हीं क्षेत्रों पर तो कब्जा किया। उन्होंने संधि का सिद्धांत क्यों दिया? साम्राज्यवादी प्रसार की नीति से बल देकर के फूट डालो, राज करो, कुछ को संधि करवा लो, सुलह मशवरा करवा लो। क्यों? अंतिम में आते आते 1799 में, याद कीजिए, जब टीपू सुल्तान से कहा गया कि आप समर्पण देना पसंद करेंगे या फिर मरना पसंद करेंगे, तो टीपू सुल्तान ने बड़े ही अच्छे शब्दों में कहा, क्योंकि उसको मालूम था कि ये अब संधि कर लेंगे और संधि करने के पश्चात में मुझे आज नहीं तो कल मारा ही जाएगा। तो टीपू सुल्तान ने बड़े सोच समझ के, सूझबूझ के एक नारा दिया, और उसने कहा था कि 10 दिन की गीदड़ों की जिंदगी जीने से बेटर है 1 दिन की शेर की मौत मर जाना। और तभी टीपू सुल्तान को मारा गया। समझ पाए कि नहीं? उन्होंने इतना बड़ा शब्द बोल दिया। उनको ये समझ में आ गया भारतीय लोग मरना पसंद करेंगे लेकिन झुकना पसंद नहीं करेंगे। दूसरा, इनका प्रशासन की नीति क्या रहेगी इस समय?
प्रशासनिक ढांचे में व्यापक सुधार एवं परिवर्तन को प्रोत्साहन देना। अब ये क्या करेंगे, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें थोड़ा परिवर्तन लाएंगे और उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे। और उसमें जो सुधार करने का प्रयास करेंगे, जैसे आप देखोगे लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय कुछ चीज़ों को लेकर के आएंगे, विलियम बेंटिंग कुछ चीज़ें यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। पुलिस व्यवस्था में आपको सुधार मिलेगा, आईएएस जैसे पद आकर आ जाएंगे, सिविल सेवा जैसी आप देखोगे चीजें आ जाएंगी, ब्यूरोक्रेट जिसको हम कहते हैं वो आ जाएगा, न्यायिक व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये परिवर्तन करेंगे। आर्थिक अगर क्षेत्र की बात कर लें तो आर्थिक क्षेत्र में इस समय क्या होगा, कृषि का व्यवसायीकरण होगा। मतलब कि आप देखोगे हस्तशिल्प उत्पादों को धक्का लगेगा, रेलवे, टेलीग्राफ, डाक विभाग, सड़क मार्ग आदि का निर्माण करना उचित होगा। अब देखोगे मोटे अनाजों को छोड़ करके, रागी, ज्वार, बाजरे को छोड़ करके भी नकदी फसलों को उत्पाद करने का प्रयास करेंगे। ये शोरा, अफीम, कपास, पटसन, जूट, इन सब का उत्पादन करने का प्रयास करेंगे, चीनी, चावल, गेहूं, ताकि वो अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत कर सके, अपने व्यापार को और अधिक मात्रा में आगे ला सके। इनका ये उद्देश्य रहेगा आर्थिक नीति में। उसके पश्चात आता है आपका सामाजिक नीति। सामाजिक नीति में आप देखोगे समाज सुधार के लिए विविध आप देखोगे निर्माण, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से नए सामाजिक वर्गों को जन्म देना। 1813 के जब चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में आप देखोगे 1 लाख रुपए पर ईयर्स भारतीय शिक्षा व्यवस्था में देने का प्रयास किया गया। भारत में विभिन्न ऐसे समाज सुधारकों को लाने का प्रयास किया गया जो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार और हुआ। कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करता, जो नए नए सब्जेक्ट उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे आप देखोगे सोशियोलॉजी, फिलोसफी, कई ऐसे सब्जेक्ट वहाँ से भारत में आ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन पर स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भारतीय समाज पर और सोसाइटी पर। कहीं यहाँ पर मैकाले जैसी आप देखोगे न्याय व्यवस्था आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, विलियम बेंटिंग की व्यवस्था यहाँ पर। तो कई चीज़ें आपको यहाँ पर अब देखने का प्रयास होगा। समाज में चाहे वो दास प्रथा हो, कन्या भ्रूण हत्या हो, बाल विवाह हो, सती प्रथा हो, इन पर सब पर रोक लगेगी। उसके बाद अगर 5वें पॉइंट की बात कर लो तो 5वां पॉइंट आपको संस्कृति वाला मिलेगा। यहाँ पर उदारवादी और उपयोगितावादी विचारधारा की प्रगति और भारत पर इसका प्रभाव क्या होगा, वो भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। बस ये 5 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक, देखो राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो तृतीय चरण आता है, ये आता है उपनिवेशवाद का तृतीय चरण, जिसको हम वित्त चरण कहते हैं। इसको हम वित्त चरण कहते हैं। ये होता है 1858 के पश्चात का भारत, जो कि 1947 तक रहता है। कब तक रहेगा? 1947 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। ये 1858 से 1947 तक ये चलता रहेगा वित्त चरण। इसमें कई ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय में आप देखोगे जो ब्रिटेन में काम करने वाली जो सत्ता है, उसका अब मोटिव बदल जाएगा। पहले में क्या रहा था, जो 1757 से 1813 तक उनका मोटिव क्या रहा स्टूडेंट्स, कि हमें जितना हो सके राजस्व को एकत्रित कर सकें और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा। दूसरे में था जो 1813 से 1858 तक उनका उद्देश्य क्या रह गया, जितना हो सके हम औद्योगिकरण को विस्तार दें, भारत को एक मंडी के रूप में तब्दील कर दें, मार्केट बना दें, यहाँ से कच्चे माल का आयात हो और कच्चे माल का यहाँ से निर्यात हो और तैयार माल का आयात हो। और जब तृतीय चरण आता है 1858 के पश्चात, जो कि 1947 तक रहेगा, इस समय इनका मोटिव बदल जाएगा, क्योंकि 1858 से पहले आप देखोगे 1857 में एक क्रांति घटित हो गई थी, जिसको हम कहते हैं 1857 की क्रांति। इसको अलग अलग नामों से नवाजा जाता है। कुछ सैन्य विद्रोह कहते हैं, जनजातीय विद्रोह कहते हैं, सामान्य विद्रोह कहते हैं, ठीक है, और सैनिक विद्रोह कहते हैं, मंगल पांडे, जिनको याद किया जाता है। इसका उद्देश्य 3 पॉइंटों में है कि भारत को ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए खोलना, पहला। दूसरा था कि 1857 के जैसे जो घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति को रोकना, मतलब कि पुनः ना हो सके ऐसा। और तीसरा था अन्य औद्योगिक शक्तियों को चुनौती देखते हुए भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करना। और इसमें जो इनकी राजनीतिक नीति रही है वो क्या रही है, उसको भी जान लेते हैं। देखिए, इसमें राजनीतिक जो नीति रही है वो रही है कि भारत में विस्तारवादी नीति को छोड़ा गया और आप देखोगे इसके बदले में अप्रत्यक्ष प्रसार पर बल दिया गया। 1858 का एक्ट याद कीजिए। महारानी विक्टोरिया स्वयं कहती हैं कि हम अप्रत्यक्षवादी नीति को अब बढ़ावा देंगे, किसी भी साम्राज्य को हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो स्वतंत्र रहेंगे। अब उनके विलय का सिद्धांत नहीं, हम उसको परित्याग करते हैं।
वो कह रही हैं एक सचिव का पद बनाया जाएगा, लोगों को आश्वासन दिलाया जाएगा कि ये सचिव का पद होगा जिसमें 15 सदस्य होंगे, एक इसका अध्यक्ष होगा जो भारत से चुन करके आएगा, लेकिन काम तो 14 अंग्रेजों के नीचे करेगा। अब भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना दिया जाएगा। ये अब देखो क्या खेला जा रहा है, पद तो वही है, केवल नाम परिवर्तन। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे, और इनके साथ साथ महारानी विक्टोरिया अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार अब बिल्कुल छीन लिया जाएगा। अब उसको राजनीतिक अधिकार, अब जो व्यापार करेगी तो ब्रिटेन की संसद में करेगी। अब ब्रिटेन की संसद के कानूनों के तहत रह करके, रूल और रेगुलेशन के तहत रह करके व्यापार करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, अन्यथा व्यापार नहीं करेगी, क्योंकि अब शक्ति जो होगी, सत्ता होगी, वो ब्रिटेन की संसद की होगी। दूसरा जो इनकी प्रशासनिक नीति थी, इसमें प्रशासनिक व्यवस्था में इस प्रकार के सुधार लाना था जैसे कि 1857 के विद्रोह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। अब आपने देखा होगा सैन्यों पर पहले क्या होता था, पहले जब 5 सैनिक हुआ करते थे, 5 सैनिक हुआ करते थे, तो उन सैनिकों पर क्या थे, आप देखोगे 5 में 2 अंग्रेज थे। अब क्या होने लगे, इस 5 में 3 अंग्रेज होने लगे, ये रेशियो बदल गया। ठीक है, अब क्या हुआ, 3 पर 1 रेशियो बदल गया कि अगर 3 भारतीय होंगे तो 1 अंग्रेज इनके ऊपर होगा। ठीक है, अब ये मतलब कि जितना हो सके इनको कंट्रोल करो, अन्यथा ये फिर से भड़क गए तो, और भड़क गए तो फिर भारतीय फिर से विद्रोह कर देंगे। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। वहीं आर्थिक नीति में इस समय तीसरे फैक्टर में जो आर्थिक नीति आती है, भारत में बड़ी मात्रा में वित्त का आगमन, परंतु औद्योगिकरण के लिए प्रयास वहां पर नहीं किया गया। कहा जाता है कि सारी जो आप देखोगे उन्नति हुई थी, जितनी भी चीज़ें बनी और जिसका विस्तार हुआ, वो तो सब ब्रिटेन में, भारत में तो उसकी कॉपी हुई। भाई ट्रेन तो वहीं पर बनी, भाप का इंजन तो वहीं पर बना, सारी चीज़ें तो वहीं पर की, लेकिन उसको तो क्या है, केवल यहीं पर एक कॉपी कर दिया गया। नई शिक्षा का इनोवेशन वहीं पर होता था, इनोवेटिव नई शिक्षा में कोई भी आता था वहीं पर, लेकिन उसकी कॉपी यहाँ पर होती थी। मैं काले तो चाहता था मैं इनको सबको अंग्रेज बना के मानूंगा, खान पान, रहन सहन, भाषा, बोलने से, केवल दिखने से ये भारतीय रहें, उससे कोई दोहरा गहरा नहीं है। चौथा पॉइंट जो आता है आपका सामाजिक नीति में, 1857 के विद्रोह से घबरा कर सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की आप देखोगे नीति अपनाया जाना। तो हस्तक्षेप की नीति अपना ली उन्होंने समाज में कि हम अब नहीं करेंगे। अब जो बाल विवाह होता है, सती प्रथा होता है, दास प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है, अब हम इस पे थोड़ा सा दूर रहेंगे, अब हम दूर रहेंगे, हम नहीं करेंगे। अब जनजातियों के जो ट्राइबल एरिया है, वो जो आप देखोगे अफीम की खेती करते हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप करते हो, जो आपके कहीं ना कहीं राइट्स हैं, जो आपकी पूजा व्यवस्था है, जो आपकी संस्कृति है, जो आपकी सामाजिक संरचना है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब उनका ये हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका सांस्कृतिक नीति, और सांस्कृतिक नीति में उद्देश्य ये आता है कि भारत में आरंभ में ब्रिटिश के द्वारा नस्लवादी विभाजन पर बल दिया जाना तथा फिर सांप्रदायिक विभाजन पर बल दे दिया गया। पहले तो इन्होंने नस्ल के आधार पर आप देखोगे गोरखा बना दिए, जाट एक रेजिमेंट बना दी, फलाना XYZ रेजिमेंट बना दी, परंतु फिर उसके बाद में इन्होंने संप्रदाय बना दिए, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। पहले तो नस्ल कारेगोलों में बांटा इन्होंने कहा ये लंबे नहीं हैं, ये गट्टे हैं, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये गरीब हैं, ये अमीर हैं। लेकिन फिर इन्होंने संप्रदाय में परिवर्तन कर दिया, फिर उन्होंने एक संप्रदाय में तोड़ दिया, फूट डालो राज करो की नीति। आप देखोगे किस तरीके से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है, कैसे कांग्रेस के टुकड़े हो जाते हैं, नरमपंथी गरमपंथी में कांग्रेस टूट जाती है, कांग्रेस के अंदर फूट पड़ जाती है। कई चीजें आपको लगातार कंटिन्यूअसली देखने के लिए मिलती रहेंगी। उसके बाद आपका आता है भारतीय राष्ट्रवाद का चरण। तो ये जो भारतीय राष्ट्रवाद का चरण है स्टूडेंट्स, इसको हम आपसे जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें चर्चा के बिंदु बनाएंगे। तो आज की क्लासेस में प्यारे बच्चे इतना ही रहने देते हैं। बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, और इसके साथ साथ अगर आपका फीडबैक सही रहेगा, आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा, तो मैं जो आपका जीएस का क्विक रिवीजन है
यूपीएससी को टारगेट करके ये जो सीरीज़ है इसको मैं कंटिन्यूअसली करूँगा, और यदि आपका फीडबैक बताएगा कि चीज़ें नहीं, तो मैं फिर इसको यहीं पर रोक दूंगा, मैं इसको आगे नहीं लाऊंगा। तो प्यारे बच्चे, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट पढ़ते रहिएगा। जितना हो सके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।